हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड इसका लेक्चर नंबर आ गया है 8th, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सबके मन में डाउट क्रिएट करके रखता है, ठीक है, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि काफी सारे बच्चों को समझ में आता ही नहीं है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए मेंस्ट्रुअल। आई होप आपने हेडिंग डाल ली होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप सभी को सब कुछ समझ में आए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है? मेंसेस का मतलब होता है एक्चुअल में मंथली। ठीक है, तो एक साइकिल का मतलब क्या है? जो कि रिपीटेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि कुछ मंथ, एक मंथ में जो साइकिल है, मतलब एक मंथ में जो रिपीटेशन हो रहा है कुछ इवेंट्स का, वही एक्चुअल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल में भी होता है। ठीक है, फीमेल में भी कौन से फीमेल्स में, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि पहली लाइन ही आपकी बुक में लिखी हुई है एनसीईआरटी में, कि जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स की जो फीमेल्स होती है ना, देखिए मैमेलिया जो क्लास होती है उसमें एक ग्रुप होता है प्राइमेटा। अब जो प्राइमेटा में जो फीमेल प्रेजेंट होती हैं उनमें ही ये मिलता है। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेटा जो ग्रुप है उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मिलता है। ठीक है, तो किसमें मिलता है? प्राइमेट्स में एंड फीमेल्स में। उनकी प्राइमेट्स में जो फीमेल होंगी उन्हीं में ये मिलेगा। अब इनके हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन फीमेल्स जो है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, और एप्स में। एप्स मीन्स जैसे कि गोरिल्ला होता है, चिंपांजी होता है, तो इनमें भी इनकी जो फीमेल है उनमें ही मिलता है। एंड मंकीज में मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो फीमेल्स हैं इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलता है। अब देखिए सिंपल सी हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, कि जो फीमेल की जो बॉडी है, जो रिप्रोडक्टिव हम बोल सकते हैं जो सिस्टम है, उसमें हर महीने कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल सा मीनिंग है कि एक मंथ में फीमेल की बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं एंड वो साइक्लिक हैं, बार बार उसकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से सिंपल सा मीनिंग आप इतना निकाल लेते हैं कि उसमें क्या होता है? मेंसेस होते हैं, दैट मीन्स पीरियड्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं वो सिर्फ एक फेज होती है। ये पूरे मंथ का जो प्रोसेस है ना, उसकी एक छोटी सी फेज है जिसमें क्या होता है? मेंसेस होते हैं, दैट मीन्स पीरियड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। वो एक छोटी सी फेज है। ओके, तो हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या है, कौन कौन सी फेजेस आती हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। जो ग्राफ है वो भी हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड ओव्यूलेशन डे कौन सा होता है, किस दिन ओवर रिलीज होता है, हम बोल सकते हैं सेकंड ओसाइट है वो किस दिन रिलीज होती है, उसको भी हम एक्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा वो डे होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब हम बात करते हैं कि ये शुरुआत कब होती है। तो अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। एंड हमें पढ़ना है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमें समझना है ह्यूमन फीमेल में। ठीक है, तो इसके पहले हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? द साइक्लिक चेंजेस in female body per month। कि जो चेंजेस साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब समझते हैं, जैसे कि मतलब एक बार एक मंथ में जो चेंजेस आए, ठीक है, अगेन वही चेंजेस नेक्स्ट मंथ में आएंगे, तो इससे किसी साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो इस साइकिल के ड्यूरिंग कुछ फेजेस होती हैं, उनको हमें स्टडी करना है, तो हम बाद में समझेंगे, पहले बेसिक जानकारी ले लीजिए। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। एक और मैं इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वो क्या? द फर्स्ट डे द गैप बिटवीन द फर्स्ट day of menstruation to the
नेक्स्ट टू द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट menstruation is called menstrual cycle. मैंने MC से लिख दिया, ठीक है. The gap between first day of menstruation to the first day of next menstruation is called the menstrual cycle. मतलब क्या हुआ इस चीज का कि कोई भी फीमेल है, उसके मान लीजिए आज 16 अक्टूबर है, ठीक है. आज के दिन क्या हुआ कि उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है. आज के दिन क्या हुआ, फर्स्ट डे है, इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन का जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है. तो मान लीजिए आज के दिन क्या है, ये फर्स्ट डे है ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ओके, अब जो फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन है उससे जब नेक्स्ट मंथ होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो इसका मंथ होगा उसमें जो फर्स्ट डे होगा कि जो अगेन जब ब्लीडिंग होगी तो इसके बीच का जो गैप बच गया ना, ये जो दिन बच गए, उसी को हम बोलेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है. जैसे अभी फर्स्ट डे है 16th को और मान लीजिए 14th को क्या हुआ, 14th नवंबर को अगेन क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई. दैट मीन्स फर्स्ट डे आया, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन. इसका मतलब आप समझ रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है. वही जो मैंने बताया कि जब भी पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसका जो पहला दिन है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो जैसे मैंने बोला कि 16th को मान लीजिए आज के दिन क्या हुआ है, किसी में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है तो इसका पहला दिन हो गया. जब ये नेक्स्ट मंथ ऐसा ही होगा, मतलब पहला दिन आएगा, नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, तो पहला दिन जब होगा ब्लीडिंग का तो इसके बीच में जो गैप बच गया जितने भी दिन का, वही हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. समझ में आ रहा है कि इस मंथ का पहला दिन और जब नेक्स्ट मंथ में जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी उसका पहला दिन होगा, उसके बीच का गैप क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है. अभी जो टाइम है, जो गैप है, जो टाइम इंटरवल है, ये कितना हो सकता है, 28 या फिर 29 डेज का भी हो सकता है, ठीक है. 28 या 29 डेज का भी हो सकता है. जनरली इतना होना चाहिए एक्चुअल में जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है उसमें. लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिनके अंदर ये टाइम इंटरवल नहीं मिलता है, मतलब ये जो गैप है 28 डे या फिर 29 डेज का नहीं होता है. किसी फीमेल में ये 21 डेज का भी साइकिल होता है, मतलब ये जो गैप है वो 21 डेज का भी होता है कि 21 डेज के बाद ही अगेन ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो गए, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ये एबनॉर्मल है, ऐसा हो सकता है, फीमेल टू फीमेल ये वेरी करता है. ये 45 डेज तक भी हो सकता है, ठीक है. किसी का 45 डेज का भी साइकिल होता है, ये जो गैप है ये हो सकता है. किसी का 30 डेज का भी हो सकता है, किसी का 35 डेज का भी हो सकता है. तो ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है. इतना समझ में आया. ये सारी बेसिक बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी. अब हम बात कर लेते हैं बिल्कुल शुरुआत से कि जब पहली बार किसी को मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं. कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है. मैं इसको साफ कर देती हूँ. अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब से होती है. तो देखिए, जब कोई भी फीमेल है, जो गर्ल है, वो 12 to 13 ईयर्स, ठीक है, कि जब होती है तो उसके अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी आती है. वो प्यूबर्टी को हिट करती है, ओके, मतलब वो जवान होती है. कब, जब वो 12 से लेकर 13 ईयर्स हो सकता है. किसी में ये और भी वैरिड है कि किसी में 10 ईयर्स में हो जाता है, किसी को 15 ईयर्स में होता है, किसी को 16 ईयर्स में होता है. पर मोस्टली ये आजकल प्यूबर्टी की एज कम होती जा रही है. दैट मीन्स 10 ईयर, 9 ईयर, 11 ईयर, ठीक है. तो ये भी वेरी होती है, बट आपको याद रखना है ये डेटा, ओके. तो जब ये प्यूबर्टी में जाती है तो इसको जो पहली बार फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होता है, पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है. फर्स्ट टाइम जब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, ये कब होता है, ठीक है, प्यूबर्टी में. तो इसको एक नाम देते हैं मेनार्क. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं मेनार्क. जब किसी लड़की को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको हम बोलते हैं मेनार्क. एंड
ये जब किसी भी लड़की के अंदर जब स्टॉप हो जाता है, ठीक है, जो फीमेल है जब ये स्टॉप हो जाता है तो उसको भी एक नाम दिया जाता है, वो भी एक स्पेसिफिक एज पे होता है, अबाउट 45 to 50, ठीक है, 50 ईयर की एज जो कि दी गई है एवरेज, बट ये भी वेरी कर सकती है, किसी किसी में 35 भी हो सकती है, 35 पे ही जो मेंस्ट्रुएशन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो 45 to 50 ईयर्स की एज में इसकी जो लाइफ है फीमेल की, उसमें जब क्या हो जाए मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मिनार्क एंड मेनोपॉज समझ में आया? जब स्टार्टिंग होती है सबसे पहले अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है किसका? मेंस्ट्रुएशन का, उसको हम बोलते हैं मिनार्क। जब ये क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है एक स्पेसिफिक एज के बाद, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्लियर है? मिनार्क एंड मेनोपॉज। ये भी वेरी करता है, 35 भी आजकल हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेस हो सकता है फीमेल को, स्ट्रेस की वजह से भी ये रुक सकता है, या फिर पुअर हेल्थ की वजह से भी, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? स्टॉप हो सकता है। ओके, तो आजकल की जो फीमेल होती हैं उनमें बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाता है। उसके बाद मतलब क्या हुआ? उसके बाद कोई भी फीमेल फर्टाइल नहीं बचती है, दैट मीन्स वो आगे बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अगर मेनोपॉज हो गया, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया, उसके बाद कोई भी फीमेल मां नहीं बन सकती। ओके, क्लियर हुआ इतना? ये दो टर्म्स क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो एक और टर्म है जो कि नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में तो ये नहीं गिवन है। एक होता है डिस्मेनोरिया, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। डिस्मेनोरिया का मतलब है कि जो फीमेल होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस टाइम में उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। कहाँ? जो लोअर एब्डोमेन रीजन होता है वहां पे बहुत ज्यादा पेन फील होता है। उसकी जो मूड है वो स्विंग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एंड उसका जो बैक वाला रीजन होता है, लोअर बैक, तो उसमें भी बहुत ज्यादा पेन होता है। किसी को थाइस में पेन होता है। तो ये हम बोल सकते हैं मेनली जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होते हैं, किसी किसी में इतना ज्यादा नहीं होता, किसी में बहुत ज्यादा हो सकता है ये, तो इसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, ठीक है। एक और है एमेनोरिया। तो जो एमेनोरिया है, ये स्पेलिंग, एमेनोरिया का मतलब है स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। वो मेनोपॉज आने पे नहीं, किसी भी रीजन से, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी भी वजह से ये क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एमेनोरिया। या फिर हम बोल सकते हैं लैक ऑफ पीरियड, लैक ऑफ पीरियड, किसी में पीरियड नहीं हो, उसको बोलेंगे हम एमेनोरिया। जो पेनफुल है, किसी किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डिस्मेनोरिया, ठीक है। ये दो टर्म हैं, नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि ये होता क्यों है। हमने समझा कि 12 to 13 इयर्स में स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, जब प्यूबर्टी आती है तो एक्चुअल में क्या होता है हमारी बॉडी में, कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या हार्मोन्स हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो इस चीज को समझते हैं, हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से चलता है हमारी बॉडी में। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद हम ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो एक बार के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कोई भी फीमेल होती है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई फीमेल है, ओके। अब ये जो फीमेल है, जब ये फीमेल 12 to 13 इयर्स की होती है तो इसकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ओके।
अब ये चेंजेस जो आएंगे वो किसकी वजह से होंगे, कुछ तो हार्मोन्स की वजह से ही होंगे। जैसे कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो गई 12 to 13 ईयर्स में, एंड जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी आ गए थे 12 से 13 ईयर्स की एज में मेल के अंदर। तो इसी तरीके से जो फीमेल है उसके अंदर भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं, मतलब प्यूबर्टी हिट करने के बाद ही आते हैं। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि मेल में है, इसी तरीके से फीमेल में भी है कि जो फीमेल होती है उसमें जो इसका ब्रेन है, ठीक है, मैं ब्रेन ही बना देती हूँ। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, ओके, हाइपोथैलेमस, एंड इसके हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी है। तो जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, यहाँ से देखो हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, जब ये लड़की 12 to 13 ईयर्स की हो जाती है तो ये हाइपोथैलेमस एक सिग्नल भेजेगा, एक हार्मोन बना के भेजेगा पिट्यूटरी के पास, क्या बोलेगा कि GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाड्स नाम किससे रिलेटेड है, जो कि हमारी जो कि ओवरीज होती है फीमेल में एंड मेल के अंदर टेस्टिस, तो इनसे रिलेटेड है, गोनाड्स वही होते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसका नाम है, ये भेजेगा पिट्यूटरी के पास, ठीक है, अपना मैसेंजर समझ लीजिए, हाइपोथैलेमस भेजता है पिट्यूटरी के पास एंड इसको बोलेगा कि जो गर्ल है, जो फीमेल है वो 12 to 13 ईयर्स की हो गई है, तो आपको अब क्या करना है, 2 हार्मोन बना देने हैं। कौन कौन से, एक तो है FSH जैसा कि मेल में था, FSH एंड LH। तो ये 2 हार्मोन कौन बनाता है, पिट्यूटरी बना देता है, ठीक है। अब ये जो 2 हार्मोन है, FSH का मतलब क्या हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है ना यहाँ पे। अब मेल के अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि फॉलिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन फीमेल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि फॉलिकल्स कहाँ पे मिलते हैं, ओवरीज के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, सिंपल सा मतलब है, ओके। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन कहां पे जाएंगे, ओवरीज के अंदर जाएंगे। तो ये जो फीमेल है इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे कि ये इसका लोअर एब्डोमेन रीजन है, ठीक है, ये चेस्ट वाला रीजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ओवरीज होती है लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, 2 ओवरीज होती है हर फीमेल के पास। तो इस तरीके से मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, मैं बना लेती हूँ रफ सा डायग्राम। ये 2 ओवरीज हैं, ये इसका यूट्रस होता है एंड इस तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, एंड ये वजाइना, ओके। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये जो ओवरीज हैं, मैंने थोड़ी सी बड़ी बना के बताई है आपको, तो ये जो ओवरीज हैं ये दोनों ही हार्मोन यहाँ पे जाएंगे, ये दोनों के दोनों हार्मोन FSH एंड LH ये जाएंगे यहाँ पे। कब हो रहा है ये, 12 to 13 ईयर्स की एज में, ओके। स्टार्टिंग में ही ये मतलब जब वो प्यूबर्टी में जब आती है कोई गर्ल तो उस टाइम ये स्टार्ट होता है। तो ये जो हार्मोन है ये यहाँ पे जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपल से तरीके से आपको पहले समझा रही हूँ, अब कुछ ओवरी के हार्मोन्स बनेंगे, ये ओवरीज तो हैं। अब ये जो हार्मोन इनकी वजह से क्या होगा, वो स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है, एंड उसकी वजह से जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स पड़ी हुई हैं, ये जैसे कोई ओवरी है तो इसके अंदर ये फॉलिकल पड़ी हुई हैं, प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, इस तरीके से पड़ी हुई है। तो ये कुछ क्या करेंगी, इनके ऊपर जब FSH पहले एक्ट करेगा एंड देन LH, मतलब दोनों मिलकर जब ये एक्ट करेंगी तो कुछ हार्मोन्स भी बनाएंगे। ये जो फॉलिकल्स होती है ना ओवरी के अंदर, ये कुछ हार्मोन्स बनाती हैं। अब आपको पता है ओवरी के अंदर ये हार्मोन बन रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ओवेरियन हार्मोन्स, मतलब ओवरी के अंदर हार्मोन बन रहे हैं तो ओवेरियन हार्मोन, ओके। तो ये ओवेरियन हार्मोन्स बनाएंगे। अब ये जो ओवेरियन हार्मोन है ये ब्लड में मिक्स होंगे एंड ब्लड में मिक्स होके ये यूट्रस में जाएंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये। अब ये जो यूट्रस है ये यहाँ से निकल के ब्लड में मिक्स होके एंड ब्लड में जो मिक्स होने के बाद आपको पता है कि जो
यूट्रस होता है, जो गर्भाशय है, उसकी इंटरनल, सबसे इंटरनल जो लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं क्या, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, तो जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर वो किससे मिलकर बनी हुई है, ब्लड वेसल से होती है मोस्टली। तो ब्लड वेसल्स ब्लड के थ्रू घुल के कहां पे चले जाएगा, एंडोमेट्रियम में चला जाएगा। मतलब इसकी जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम, वहां पे ये चला जाएगा। अब यहाँ पे जाके ये क्या कुछ काम कर रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जाके भी ये क्या करेगा, इसको बनाने का काम करेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया कि जब कोई गर्ल 12 to 13 ईयर्स की एज में पहुंचती है तो जब प्यूबर्टी आती है तो इसका हाइपोथैलेमस, जो मैंने चंदा के जैसा बनाया है ऐसा, तो ये जो है ये सिग्नल भेजता है GnRH के थ्रू कि जाइए पिट्यूटरी को बोलिए 2 हार्मोन बनाए। अब ये जो 2 हार्मोन बनते हैं FSH एंड LH, ये दोनों के दोनों जो फीमेल है उसके ओवरीज के ऊपर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों हार्मोन निकल के यहाँ पे जाएंगे ओवरीज के अंदर, दोनों के अंदर जाएंगे, ओके। तो जब ये इसके अंदर इफेक्ट करेंगे तो इनको स्टिमुलेट करेंगे। ये स्टिमुलेट होके क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट होके खुद भी इनकी ग्रोथ होएगी एंड इनके अंदर जो प्राइमरी जो oocyte है, हमने बोला एक छोटा सा मोती है जो कि मैच्योर नहीं है, बाद में ये मैच्योर होगा तो ये इसको मैच्योर लेके आएंगे। मतलब ग्राफिन फॉलिकल आपने पढ़ा है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल में एक तो मैच्योर सेकेंडरी oocyte होता है, ओके। इस तरीके से जोना पेर्सुडा एंड कोरोना रेडिटे हम समझेंगे, ओके। तो इस तरीके से ही इसके ऊपर जाके इफेक्ट करेंगे, मतलब सारे के ऊपर इफेक्ट करेंगे तो इसकी ग्रोथ होकर ये बनेगी प्राइमरी से ग्राफिन फॉलिकल। एंड LH स्पेशली क्या करेगा, इसको ब्रेक करने का काम करेगा। FSH का मेनली काम होता है इसका डेवलपमेंट करना, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना एंड उनकी ग्रोथ करवाना। LH सबसे इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसको बर्स्ट करना, इसको फाड़ देना। जो ग्राफिन फॉलिकल है इसको बर्स्ट कर देना। इन बाहर जो इसका मोती है, हम बोलते हैं क्या, मोती बोल रहे हैं, वैसे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, जिसको आपकी बुक में ओवम भी लिखा हुआ है, बट अगर हम देखें तो वो सेकेंडरी oocyte ही होता है। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है एंड देन ओव्यूलेशन होता है, ओके। ये समझ में आ रहा है। देखिए ये समझ में आया कि इन्होंने ओवरीज के ऊपर एक्ट किया। अब ओवरीज ने भी कुछ हार्मोन बना दिए, वो क्या करेंगे, यूट्रस में चले जाएंगे। यूट्रस के जो दीवारें हैं उनके ऊपर ये काम करेंगे। कुल मिला के हमें यही पढ़ना है। हमने क्या बोला कि इन्होंने ग्राफिन फॉलिकल जो है उसको फाड़ा एंड क्या मिल गया, ये एक ओवा नहीं बोल सकते इसको, सेकेंडरी oocyte। अभी जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बनी, ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ओके। जब ये एम्पुलर रीजन में, मतलब जो फिम्बरी है वो उसको इस तरीके से कैप्चर कर लेंगी। कैप्चर करने के बाद क्या होगा, जो एम्पुलर वाला रीजन होता है वहां पे लेके जाएंगे, वहां पे चला जाएगा। ये कैसे जाएगा, क्योंकि कुछ हमने बोला था पहले भी, सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती है इसकी जो दीवारें हैं, ये किसकी दीवारें हैं, फैलोपियन ट्यूब की। तो उसको इस तरीके से लहराते हुए उसको लेके जाएंगे, ठीक है। एक बहाव सा बना देंगे इस तरीके से, उसको धक्का मारते हुए उसको लेके जाएंगे, एम्पुला में चला जाएगा ये। एंड अगर यहाँ पे स्पर्म पहुंच जाए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है आज, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। इसका मतलब जो ओवा है यहाँ पे पहुंचा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, किसी भी रीजन से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो आगे की कहानी क्या होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तब मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जो दीवारें होती हैं ये निकल जाती हैं, टूट जाती हैं, ओके। तो चलिए समझ लेते हैं अब हम। अब एक ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। आपकी बुक में एक ग्राफ गिवन है एनसीईआरटी में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम समझते हैं। तो मैंने बोला कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी बहुत सारी फेजेस होती हैं। थोड़ा और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं ताकि जो आपको ग्राफ है वो समझ में आ जाए, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये बेसिक बातें जान लेंगे तो। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ठीक है, तो उसको हम 2 तरीके से देखेंगे। मतलब 2 तरीके के चेंजेस होंगे, 2 जगह पे चेंजेस होंगे, उन्हीं के बेसिस पे फेजेस बनेंगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले। देखो एक तो मैंने बोला था कि कहां पे चेंज होगा, चेंजेस अकर इन यूट्रस, ठीक है। जो यूट्रस होता है, वोम होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। एंड चेंजेस इन ओवरीज, ओवरीज में क्या क्या चेंजेस होंगे एंड यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो वो हमें
हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपको जो फेजेस हैं वो समझ में आ जाएंगे, ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहला चेंजेस क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम फेजेस बना देंगे, ठीक है। फेज आपको समझ में आएगी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जिसके अंदर कोई कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ओवरीज के अंदर क्या होता है, आपको पता है FSH एंड LH जब आते हैं तो क्या करते हैं, फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है। तो इसके ड्यूरिंग हम पढ़ेंगे फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है, मतलब फॉलिकल्स के ऊपर आके वो एक्ट करेंगे, ओके। तो फॉलिक्यूलर फेज, अब जो फॉलिकल्स होती हैं तो उसको मैच्योर बना देंगे, ठीक है, उनके ऊपर काम कर करके उनको मैच्योर बना देंगे। एक ही फॉलिकल मैच्योर होती है, तो जो फॉलिकल मैच्योर होती है तो उसको बाद में क्या होना होता है, बर्स्ट होना होता है, ठीक है। जो बर्स्ट होगी ग्राफिन फॉलिकल तो एक ओवा जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं वो रिलीज होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। अब जो ओवा निकल के चला गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमें पूरा सिस्टम पता है। जब ये ओव्यूलेशन हो गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया जो ओवा, जो सेकेंडरी oocyte है वो, उसके बाद जो ग्राफिन फॉलिकल बची थी उसका क्या हुआ था, वो किस में चेंज हो गई थी, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है ना। कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गई, तो हम पढ़ेंगे ल्यूटियल फेज। तो ये 3 तरीके की फेज हमें देखनी होती हैं ओवरीज के अंदर, इसको समझना है। इसमें क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, FSH काम कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड बाद में मिलके LH भी काम करने लगता है। जब LH काम करता है अच्छे से, जब काम होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। LH जो है वो मेन होता है किसके लिए, मेनली होता है बर्स्टिंग के लिए, कि जो ग्राफिन फॉलिकल होती है वो बर्स्ट हो जाए, वो फट जाए एंड ओव्यूलेशन हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ल्यूटियल फेज, जो वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, जो ओवा है, जो मोती है, वो निकल के चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, एंड जो बच गई ओवरी के अंदर टूटी फूटी स्ट्रक्चर, उसको हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि येलो कलर की होती है। तो इसके लिए हमने नाम दिया ल्यूटियल फेज। क्लियर हुआ इतना। अब कुछ चेंजेस कहां पे होंगे, यूट्रस के अंदर भी होंगे। अब यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस होंगे, पहला चेंज तो यही होगा, मेंस्ट्रुएशन, मतलब एक इसका अच्छा सा टर्म है मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो सिर्फ ब्लड नहीं होता है, उसकी कंपोजिशन देख लें क्या एक बार, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो मेंस्ट्रुएशन की जो कंपोजिशन है वो देखते हैं, ठीक है। जब पीरियड होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड नहीं होता है, उसकी कंपोजिशन में क्या क्या होते हैं कि ये आप अलग से करके लिख लेना, ठीक है। इसकी कंपोजिशन क्या है मेंस्ट्रुएशन की जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, ये जो इंटरनल जो लाइन होती है, ठीक है, ये अंदर वाली लाइन, तो ये ब्लड वेसल से मिलके बनी हुई होती है, तो ये टूटती है, एंड यहाँ पे ये क्या है, वेजाइना है, तो यहाँ से कुछ क्या होगा, इसके सिक्रेशन होंगे, कुछ यहाँ पे जो इसकी ब्लड वेसल्स होंगी, तो मैं लिखती हूँ ब्लड, ठीक है। एंड क्या होता है, कुछ म्यूकस होता है, जो ये सर्विक्स होती है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बना के आपको समझाती हूँ। जैसे ये क्या है, यूट्रस है, इस तरीके से ये यूट्रस है, इसके अंदर ये, इसकी बाहर की लाइन को क्या बोलते हैं, पेरीमीट्रियम, जो मिडिल होती है उसको मायोमीट्रियम, एंड जो सबसे अंदर वाली होती है इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम होती है वही शेड होती है, मतलब वही गिर जाती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, तो यही गिर के एंड ये गिर के ही बॉडी से बाहर निकलती है। ये क्या है, सर्विक्स है, तो सर्विक्स में क्या होता है, म्यूकस होता है, कुछ म्यूकस आएगा यहाँ से, ठीक है, कुछ वजाइना के सिक्रेशंस होते हैं तो वो आएंगे। तो इस वजह से ये इसका सिर्फ और सिर्फ ब्लड नहीं बोल सकते कि सिर्फ क्या होता है, ब्लड होता है, ऐसा नहीं होता है। ब्लड एक सिर्फ इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है, ब्लड एक कंपोनेंट है, उसके साथ ही साथ म्यूकस भी होगा, ठीक है, एंड वजाइनल सिक्रेशंस होंगे, लिक्विड होंगे,
लिक्विड्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लिक्विड में भी बहुत सारे हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं एक तरीके से। तो ये इसका कंपोजिशन होता है किसका, जो मेंस्ट्रुएशन, जो ब्लड हम बोल रहे हैं जिसको, तो उसके अंदर सिर्फ ब्लड नहीं, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए अब हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि एक तो हो गई मेंस्ट्रुअल फेज। अब जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है, कितने दिन का होता है मेंस्ट्रुएशन, किसी किसी फीमेल में 3 डेज का, किसी में 1 डे का भी होता है, किसी में 3 डेज का, किसी में 5 डेज का, किसी में 7 दिन तक भी ब्लीडिंग चल सकती है, किसी किसी में इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा उसके बाद, क्या होगा जब ब्लीडिंग हो चुकी है तो जो इसके एंडोमेट्रियम है, हमने बोला वो पूरी तरीके से, ये एंडोमेट्रियम ये निकल गई, ठीक है, ब्लीडिंग के थ्रू। अब बाद में इसको मतलब पूरी बेचारी निकल गई है इस तरीके से, बहुत ही बिल्कुल थोड़ी सी बची है, ठीक है। जो इसकी बेसिक लेयर है वही इससे चिपके पड़ी है, किससे, मायोमेट्रियम से, ठीक है, जो मिडिल लेयर है इससे। तो जब ये निकल गई तो इसको दोबारा से बनना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, जब ये वापस से बनती है, नई बनती है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्रोलीफेरेटिव फेज। मतलब इसमें क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस का क्या मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें जो सेल्स पड़ी हुई हैं, जो जिन सेल्स से मिलके बनती है, प्रोलिफरेशन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होएगा एंड इसकी अगेन ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्रोलिफरेशन फेज। अब प्रोलिफरेट हो गई, खूब मोटी बन गई, ये अच्छी थिक हो गई। अब ये थिक क्यों बनती है, सोचिए जरा, थिक क्यों बनती है। ये सोचती है कि जब प्रेगनेंसी होगी, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो हमारा ओवा कहाँ पे पड़ा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो ओवा पड़ा हुआ है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, जब वो फर्टिलाइज हो जाएगी तो उसको मेरे अंदर आके क्या, एम्बिड होना है। एम्बिड मतलब अपने इसके अंदर ही धंसना है, तो इसको थोड़ा मोटा होना पड़ेगा, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अब तीसरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज, सिक्रेशन का मतलब क्या है, ये कुछ सीक्रेट करेगी। अब सीक्रेट बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सीक्रेट करती है, क्या, न्यूट्रिएंट्स एक तरीके से, इनको ये क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को सीक्रेट करेगी। अब इसके न्यूट्रिएंट्स किसके लिए न्यूट्रिएंट्स बता रही है ये, जो ये सोच रही है कि जो एम्ब्रियो होगा मेरे अंदर आके धंसेगा तो उसको मुझे कुछ न्यूट्रिएंट्स देने हैं, तो ये क्या करेगी, ग्लाइकोजन को सीक्रेट करेगी। इसके ऊपर छोटी छोटी ग्लैंड्स बन जाएंगी, ठीक है, जो कि क्या बनाएंगी, ग्लाइकोजन ये सीक्रेट करेंगी, ताकि जो एम्ब्रियो आए, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यहाँ से जब वो एम्ब्रियो यहाँ पे आएगा, एम्बेडेड होगा, तो क्या हो जाएगा, उसको मैं खाना खिला सकूं, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकूं। तो इसलिए इस फेज को हम बोलेंगे सिक्रेटरी फेज। कोई भी डाउट है यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा। अब हम इन सब को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी डिटेल में हमें पढ़ना है। देखो, अगर आपके सारे डाउट आपको क्लियर करने हैं तो प्लीज इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए, ये आप लोगों के लिए ही है। मैं इसको 2 पार्ट में भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक साथ आपको सबको सीखने को मिले, ताकि आपके जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ग्राफ के थ्रू हम इसको और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पूरा ध्यान लगा दीजिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। बस ये जो ग्राफ है अगर आपको समझ में आ गई ना तो फिर सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है शुरुआत में, मान लीजिए आज क्या है, आज है 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ओके। तो ये 16 अक्टूबर को क्या हो रहा है, मान लीजिए किसी भी लड़की के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, आज के दिन ब्लीडिंग शुरू हो रही है। तो उससे पहले क्या होगा, कुछ तैयारियां होंगी, जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल भेजेगा, कहाँ पे, जो हाइपोथैलेमस है, जल्दी से बता देती हूँ, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा। ये आपको याद हो जाना चाहिए, पिट्यूटरी के पास ये हाइपोथैलेमस है, ये GnRH बनाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये क्या बना देगा, FSH एंड LH, ठीक है। अब ये दोनों बना दिए, ये कहाँ पे जाएंगे, जो भी लड़की है उसकी ओवरीज के अंदर, दोनों ओवरीज के अंदर जाएंगे, एंड जहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा वहीं से ओव्यूलेशन होगा। मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल की जो ओवरीज होती हैं उसमें अल्टरनेशन होता है ओव्यूलेशन का, मतलब कि जो सेकेंडरी ओसाइट हमारी रिलीज होती है ओवरीज से, फैलोपियन ट्यूब में जाती है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो
क्या होता है, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, ऑल्टरनेटिवली होता है। हमारी बुक्स में ऐसा ही लिखा होता है कि ऑल्टरनेशन होता है कि एक बार इस ओवरी से तो दूसरी बार में दूसरी ओवरी से, और एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, इस तरीके से ओव्यूलेशन होता है, एक एक ओवर रिलीज होता है। बट ये भी पूरी तरीके से हम सच नहीं बोल सकते। कभी कभी क्या होता है 5 to 6 मंथ एक ही ओवरी बार बार ओवा प्रोड्यूस करती है, मतलब जो सेकेंडरी उस साइट है उसको बार बार बनाती रहती है, ठीक है। ओव्यूलेशन एक ही ओवरी से भी होता रहता है। कभी कभी क्या हो जाए कि 2 ओवा भी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। आपको क्या पढ़ना है कि ऑल्टरनेशन ही आपको एक तरीके से याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आया। ये कहाँ पे जाएगा, ओवरी के अंदर। ओवरी क्या करेंगी, ओवरी में क्या है, फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं। फॉलिकल्स क्या करेंगी, 2 तरीके के हार्मोन बनाएंगी, ठीक है। अब ये याद रखना पड़ेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन बनाएंगी। ये आपको याद रखना है। और भी हार्मोन है, मेनली इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप, ये दोनों हार्मोन कहाँ पे जाएंगे, यूट्रस के अंदर। तो 16 अक्टूबर को किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे है 16 अक्टूबर को। तो जो हमारा ब्रेन है वो कौन कौन से हार्मोन बना रहा है, FSH एंड LH। इतना क्लियर है, FSH एंड LH इसने बनाया।